हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, आज सारी बातें इसी पर होंगी और इसके अलावा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कहाँ तक हो सकता है, इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। यानी हम इसे एक न्यूज़ की तरह कवर नहीं करेंगे, एक घटनाक्रम की तरह कवर नहीं करेंगे, इसका पूरा का पूरा मूल्यांकन करेंगे कि आखिर आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि एक शिक्षक को हमले का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या ये कोई रणनीति है, क्या ये कोई साजिश है, क्या ये कोई षड्यंत्र है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं है जो थोड़ी देर में निकल जाएगी। ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वाकई में गंभीर स्टूडेंट हैं, गंभीर नागरिक हैं, मुद्दों पर अपनी नज़र रखते हैं, थोड़ी सी जागरूकता रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, तो इसे आपको पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी भी रहेगी। ठीक है, इसमें हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक शिक्षक के तौर पर, शिक्षक की कोचिंग जो चलती है उसकी जरूरत पर और बाकी सारी मुद्दों पर। ठीक है, आपको पहले दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा 23 पेज का हमारा स्लाइड है, 23 पेज की पीपीटी है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है। और अगर ऐसे हैं कि तुरंत आपको आनंद आना चाहिए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं केवल उन 2-4 लोगों से ही मुखातिब हूं जो कम से कम सीरियस या गंभीर हैं तैयारी को लेकर के, मुद्दों को समझने को लेकर के। ठीक है, पहला देखिएगा, हमारी पहली स्लाइड में है खान सर। सबसे पहली बात, क्या ये कोई एक नाम बस है? खान सर, याद रखिएगा, ये वो चेहरा है जिसे केवल हिंदुस्तान ही में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। इन्होंने कई ऐसे शिक्षकों की उम्मीद को बढ़ाया है जो शिक्षक कहीं दबे कुचले अपनी दयनीय स्थिति में जी रहे थे। इन्होंने उन्हें उम्मीद दिया कि तुम भी आगे आकर के एक स्टार की तरह उभर सकते हो, जहां पर तुम्हें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह का आराम मिले, हर तरह की सुविधाएं मिले। लेकिन इस शिक्षक के ऊपर क्यों ऐसा हमला किया गया? ऐसा हमला किया गया कि शिक्षक बाहर आकर के अपनी बातों को रख रहा है, आंखों में आंसू लेकर के रख रहा है और बोल रहा है, उसके बॉडीगार्ड तक को घायल कर दिया गया, इतना मारा गया, कोचिंग पर हमला किया गया, कोचिंग के बैनर और इंटीरियर वगैरह भी तोड़ दिए गए। हालांकि जो भी कहा गया है कि गोलियां चली, फायरिंग हुई है, अभी इसमें द्वंद है। सर का कुछ और कहना है, पुलिस का कुछ और कहना है। सर का कहना है गोलियां चली हैं, पुलिस का कहना है नहीं चली है, सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहती हैं, साथ में इन्होंने कुछ अलग कोचिंग पर भी नाम लगाया है। तो ये सारी बातों पर हम नहीं जाते, हम किसी कोचिंग को, किसी गवर्नमेंट को, किसी संस्था को, किसी प्रशासन के व्यक्ति को बदनाम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम केवल एक टीचर के तौर पर ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये घटना होने के लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, क्यों किसी बेरोजगार युवक को आज के समय में कॉकरोच बोल दिया जा रहा है, हमें इसे भी समझना पड़ेगा। क्यों एक टीचर को या टीचर कम्युनिटी को कौड़ी भर का ज्ञान वाला कहा जा रहा है, क्यों कोचिंग वालों को कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, क्यों कोचिंग चलाने वाली जो टीचर हैं उन्हें दुकान चलाने वाला कहा जा रहा है। ये सारी बातें क्यों हमसे और भी लोग इतने जल रहे हैं, इतनी जेलसी कर रहे हैं कि ये स्टार टीचर बन गए हैं या ये यूट्यूब के स्टार टीचर बन गए हैं, ऐसा क्यों चल रहा है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि खान सर पर जानलेवा हमला हुआ है, जांच अभी हो रही है, सच्चाई सामने आएगी। इससे पहले केवल अपडेट इतना है कि सर अभी पूरी तरह से सुरक्षित है, सर को किसी तरह से हानि नहीं हुई है। इन्होंने बार बार यही कहा है कि शांति बनाए रखें, कानून अपना कार्य कर रहा है और इन्हें कानून पर और हमें भी कानून और कानून व्यवस्था पर पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि इसी व्यवस्था ने यहाँ तक हमें पहुंचाया है। ठीक है, तो हमें किसी तरह से कोई अशांति का माहौल क्रिएट नहीं करना है, लेकिन हाँ, आवाज तो उठानी है शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये वही व्यक्ति जिसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से गरीबों के लिए अस्पताल शुरू किया, व्यवस्थाएं शुरू की। खान सर के नाम से फाउंडेशन चला करती है जिससे वो गरीबों की मदद करते हैं। 99 रुपए में ये कोर्स चलाते हैं जिसमें बच्चे पढ़ करके एसएससी, पुलिस, डिफेंस और प्रशासनिक सेवाओं में सिलेक्ट होते हैं।
ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति पर जब हमला किया जा सकता है तो आपको खुद ही समझना होगा कि ये समाज किस ओर जा रहा है। ठीक है, क्या अकेले यही खान सारी शिकार इन बातों का? नहीं, ये एआई इमेज बनाई गई है, ये एक्चुअल चेहरा नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी हम नाम ले रहे हैं, नाम के आधार पर समझिएगा। विवेक सर ये एग्जामपुर कोचिंग चलाते हैं, इनकी कोचिंग को सील कर दिया गया। कारण क्या था? कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इनके पास सेफ्टी फीचर नहीं है। अब जो भी प्रशासन कह रहा हो, लेकिन ये कुछ दिन पहले आंदोलन पर बैठे थे छात्रों का मुद्दा लेकर के। ठीक है, ऐसे ही एक और सर है रवि सर, जो टारगेट ऑन नाम की कोचिंग चलाते हैं, इनकी कोचिंग को भी सील कर दिया गया। ठीक है, ऐसे अभिनय सर हैं, बहुत नामी गिरामी, पिछले 15 सालों से 18 सालों से इस फील्ड में हैं, मैथ्स के बहुत बढ़िया टीचर हैं। वो भी एसएससी स्कैम के बारे में जब आंदोलन किए थे तो उन्हें भी जो ट्रोल आर्मी है उनका सामना करना पड़ा था, और अभी भी ये उसका शिकार हो रहे हैं। ये जो लिस्ट है, ये जो सूची है जहां पर टीचर परेशान हो रहे हैं, ये सूची बहुत ही लंबी है। मैंने कुछ ही की बातें की हैं, बाकी लिस्ट अगर दिखाई जाए तो बहुत बड़ी चली जाएगी। ठीक है, आखिर शिक्षक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या शिक्षक इतना लाचार है कि वो अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकता है? ठीक है, क्योंकि जब जब शिक्षक का अपमान हुआ है तब तब दिक्कतें आई हैं, सत्ता को झुकना पड़ा है, चाहे जो भी रहा हो उस समय। आपने इतिहास में एक घटना पढ़ी होगी धनानंद और चाणक्य की। जब चाणक्य उनके दरबार में, यानी धनानंद उस समय एक तरह से शासक थे बहुत बड़े एरिया के। ठीक है, मगध के सबसे बड़े, या मगध जो साम्राज्य था उस समय, वहां के अकेले शासक धनानंद। ठीक है, उनके दरबार में जब भोजन करने चाणक्य जाते हैं तो उनका ये उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी चोटी का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और वही चाणक्य जो उस समय, अब चाणक्य के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, महान ज्ञानी, महान पंडित, महान विद्वान, जब उनका मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने प्रण लिया। उनकी चोटी का मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने अपनी चोटी खोल दी और बोला ये चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारी सत्ता को उखाड़ न फेंकूं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। एक नॉर्मल से शूद्र समुदाय के व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार किया और पूरी मगध की सत्ता पर इन्हें हटा करके पूरा मौर्य साम्राज्य स्थापित करवा दिया। तो ये भी एक शिक्षक ही थे और आज भी एक शिक्षक ही है सामने। ठीक है, अब जो भी लोग या जो भी समुदाय है जो कोचिंग और कोचिंग के शिक्षकों के पीछे पड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है? यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर स्कूल काफी है, स्कूल के साथ हम यहां पर लिख देते हैं विश्वविद्यालय। अगर स्कूल विश्वविद्यालय काफी है, पर्याप्त है, तो कोचिंग क्यों बढ़ रही है? आज के समय में आप देखिएगा, एक कोचिंग, ये जो कोचिंग का व्यवसाय है बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, चाहे वो स्कूल की बातें हों, कंपटीशन की बातें हों, ट्यूशन क्लासेस की बात हो, या कोई और भी तरह की क्लासेस हो, हर तरह के कोर्सेज के लिए, पढ़ाई के लिए लोग कोचिंग पर डिपेंड हो रहे हैं। क्या ऐसा हो गया है? ठीक है, अगर स्कूल कॉलेजेस में ऐसा होता तो क्या कोचिंग को आना पड़ता? नहीं आना पड़ता। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा है। पहले हमने देखा शिक्षकों पर जो हमला किया जा रहा है उस पर, चाहे वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हमला तो किया जा रहा है, और अब हम देखते हैं कोचिंग का जो ये पूरा सिस्टम है वो किस हद तक सही है और किस हद तक मददगार है। ठीक है, देखिएगा, अगर स्कूल सब कुछ सिखा रहे हैं तो करोड़ों छात्र कोचिंग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या यह सिर्फ एक व्यापार है, व्यवसाय है, या हमारी व्यवस्था की विफलता? आपको इसका जवाब खुद ही पता होगा। क्यों कोई अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं या कोचिंग में भेजते हैं? कुछ तो कारण होगा। अगर स्कूल अपना कार्य ठीक से करते, सरकार उन स्कूलों को पर्याप्त सुविधाएं देती, कॉलेजेस में पर्याप्त पढ़ाई हो रही होती, तो क्या बच्चे शिफ्ट होते कोचिंग की तरफ या यूट्यूब की तरफ? नहीं होते। ठीक है, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा हम धीरे धीरे कर रहे हैं और ये अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं आगे।
ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं तो मेरा भरोसा है आगे भी बने रहेंगे। ठीक है, सारे मुद्दों को समझिएगा और किस तरह से कोचिंग जरूरी है ये भी देखिएगा। ये केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद भी कोचिंग चला रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक विकल्प की तरह आए हैं, ठीक है, और अभी प्राथमिकता बन चुके हैं, प्रायोरिटी बन चुके हैं, इसलिए इन बातों को कहना जरूरी है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र भारत में है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो सबसे बड़े शिक्षा तंत्र का केंद्र भी यही है। कैसे? लगभग 4.5 लाख से ज्यादा स्कूल है भारत में, ठीक है, 98 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं उन स्कूलों में, और लगभग 24.5 करोड़ विद्यार्थी हैं। 25 करोड़ हम इसे कह सकते हैं। जिस देश में 25 करोड़ विद्यार्थी हो और मात्र 4.5 लाख स्कूल हो या 98 लाख टीचर हो, तो कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, आप खुद ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी आगे अगर आपको ये बेकार लग रहा हो तो इससे भयावह स्थिति आप देखने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है, हमारे भारत में अगर ये भी चीजें ठीक ठाक चल रही होती तो भी ठीक था। क्यों? क्योंकि संख्या तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या उस संख्या के साथ गुणवत्ता है, यानी जो हम क्वांटिटी दे रहे हैं उस क्वांटिटी के साथ क्या हम क्वालिटी भी दे पा रहे हैं, इसका क्वेश्चन है। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत बड़ा गैप है, और उसी गैप की वजह से एक व्यवस्था जन्म लेती है जिसे कोचिंग व्यवस्था कहते हैं। जितनी हमारे पास क्वालिटी थी और उतनी हम क्वांटिटी दे पाते, गुणवत्ता दे पाते, तो वाकई में कोचिंग व्यवस्था ना आई होती। ठीक है, एक वैक्यूम का यहां पर जो क्रिएशन हुआ उस वजह से जन्म हुई कोचिंग व्यवस्था की। ये अपने आप पनपी व्यवस्था नहीं है, इसे समाज ने अधिरोपित किया है लोगों के ऊपर। ठीक है, और अब ये व्यवस्था जो विकल्प के रूप में आई थी प्राथमिकता बन चुकी है, प्राथमिकता के अलावा भी अब बाध्यता बन चुकी है। मैं एक कदम और आगे जाकर के कह रहा हूं, आज के समय में जो कोचिंग है वो प्राथमिकता नहीं रही, अब बाध्यता बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है, विवशता बन चुकी है। क्योंकि अगर छात्र कोचिंग पर नहीं डिपेंड होता है तो उसका रिजल्ट खराब होता है। मैं पूरे के पूरे दावे से बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100% छात्र कोचिंग ही करते हैं, 1-2% अपवाद हैं, लेकिन व्यवस्था तो बहुत बड़ी है, छात्र तो बड़े हैं। 100 में से अगर 2 छात्र बिना कोचिंग के निकाल भी लेते हैं तो बाकी के 98 का क्या होगा? क्या वो स्कूल के भरोसे या कॉलेज के भरोसे पढ़ाई कर सकते हैं? जवाब आपके पास है। अगर आपके पास जवाब नहीं होता तो आप अपने बच्चों को, भाइयों बहनों को कोचिंग में, ट्यूशन में नहीं भेज रहे होते। ठीक है, अभी व्यवस्था की और खुली जो चित्रकारी है वो आपके सामने धीरे धीरे पेश करूंगा मैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब स्कूल ही बंद हो रहे हैं, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पहले स्कूल इतने सारे थे, अब जो स्कूल हैं वो भी बंद हो रहे हैं। क्या देखेंगे आप? ये देखिएगा डाटा 2014-15 में जो स्कूलों की संख्या, जो सरकारी स्कूल थे उनकी संख्या थी 11.07, यानी लगभग 12 लाख स्कूल थे, मोटा मोटी हम मान लेते हैं। ठीक है, सरकारी डेटा है तो कुछ ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो लगभग 12 लाख सरकारी स्कूल थे 2014-15 में। 2023-24, 26 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भी 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। स्कूल कॉलेजेस की संख्या कितनी हो गई? स्कूलों की संख्या लगभग 10 लाख रह गई। यानी हम कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं लगभग 1 लाख स्कूलों की गिरावट हो गई, या 1 लाख स्कूल बंद हो गए। कारण क्या था? कुछ तो रहा होगा, व्यवस्थाओं में कमी रही होगी। ठीक है, देखिएगा 5149 स्कूलों में 0 स्टूडेंट थे, 0 छात्र थे, यानी लगभग 5,500 जो स्कूल हैं वो यूं ही चल रहे हैं, या 5,000 स्कूल बिना छात्रों के चल रहे थे।
बंद करना पड़ा। कितना पैसा लगा होगा सरकार को उसे बनाने में, उसे बनाए रखने में और बंद करने में। क्यों ऐसा हुआ? क्यों स्कूल अच्छे थे तो छात्रों को बुला नहीं पाए, बुलाने के बाद उन्हें रोक नहीं पाए? आगे देखिएगा, 65,000 से ज्यादा स्कूलों में 10 से भी कम छात्र हैं। डर लगना चाहिए डाटा देख करके, सुन करके आपको। 10,000, सोचिएगा क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, पैंसठ हजार से ज्यादा स्कूलों में केवल सॉरी 10 से कम छात्र हैं। बंद करना पड़ा इन कारणों से भी। अभी हाल फिलहाल की न्यूज अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, यूपी में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, एमपी में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कई जगहों पर स्कूलों में गिरावट आई, स्कूलों को बंद कर दिया गया। अलग अलग कारण थे, वाजिब रीजन भी थे, लेकिन बंद तो करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षकों पर थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, जो शिक्षक 5 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा है, वो व्यक्तिगत समय किसी छात्र को कैसे देगा? ठीक है, देखिएगा, अकेला शिक्षक है, क्या कर रहा है वो? 5-5 कक्षाएं पढ़ा रहा है। ये देखो, ऐसी कुछ हालत होती है शिक्षकों की। आप खुद ही कभी जाइए किसी स्कूल में, विजिट करिए और वहां के शिक्षक से बात करिए, वो खुद अपनी स्थिति को बताएगा। ठीक है, एक शिक्षक पूरा स्कूल होता है, एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा होता है। ठीक है, और ऐसे कितने स्कूल हैं? लगभग 1 लाख स्कूल हैं। ठीक है, देश के 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है, या एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। एक छात्र को अकेला जो शिक्षक है वो नहीं पढ़ा सकता, इतना मुश्किल आज का दौर है। ऐसे सिलेबस है, इतनी बुक्स हैं, वहां पूरा स्कूल ही एक शिक्षक के भरोसे है। साथ में देखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चे, सभी विषय एक ही इंसान डील करता है। बताइए कैसे पॉसिबल है, कैसे वो मैनेज करता होगा, और कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी? अब जब ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी, पिछली स्लाइड में देखिएगा, 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, 5,000 स्कूलों में छात्र ही नहीं है, 65,000 स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। जब ऐसी चरमराई हुई व्यवस्था होगी, ऐसा क्रैक्ड सिस्टम होगा, ऐसा दरार नुमा दीवारें होंगी शिक्षा की, तो उसे भरने के लिए कोई तो व्यवस्था आएगी, और उसे ही कोचिंग व्यवस्था कह रहे हैं। कोचिंग व्यवस्था ने ही इन सारी कमियों को छुपाए रखा है। और खास करके जो कोचिंग यूट्यूब पर चल रही है, जो यूट्यूब वाले स्टार टीचर हैं, उन्होंने इस चरमराई व्यवस्था को अपने कंधे पर संभाला है, अन्यथा इस चरमराई व्यवस्था की अर्थियां निकल चुकी होती। ठीक है, वो शिक्षक ही हैं यूट्यूब वाले जो संभाल करके रखे हैं। जहां पर स्कूल नहीं है, यूट्यूब है, बच्चे मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। जहां छात्र नहीं है, कोचिंग उन्हें बुला रही है, कोचिंग उन्हें आकर्षित कर रही है, क्योंकि कोचिंग के पास वो सारी क्वालिटी, सारे इक्विपमेंट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ है, जिस कारण से बच्चों को वो बुला रहे हैं। एक स्कूल में बच्चे नहीं होते लेकिन कोचिंग में होते हैं। अभी एक पत्रकार महोदया कह रही थी कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस को छोड़ करके कोचिंग में जा रहे हैं। तो कोचिंग में जा रहे हैं तो स्कूलों को कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस की गलती है कि क्यों जा रहे हैं। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, स्कूलों कॉलेजेस की व्यवस्थाओं को सही करिए। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जिसके खरीदार होंगे तो बेचने वाले आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ी, अब जो शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, कुछ स्कूल में पर्याप्त छात्र भी हैं, पर्याप्त शिक्षक भी हैं, तब उनके साथ क्या किया जाता है? देखिएगा, शिक्षक ना हुआ, वो एक मशीन हो गया। कैसे? अगर 100% स्कूलों का कार्य देखा जाए तो उसमें से मात्र 15% कार्य ही शैक्षणिक होते हैं। यानी शिक्षक जो है 15% ही पढ़ाने वाला ये शैक्षणिक कार्य करता है।
इसके अलावा 85% वो गैर शैक्षणिक कार्य करता है। नॉन एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको वो कर रहा होता है। अब वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? गैर शैक्षणिक कार्य कौन कौन से हैं? चुनाव ड्यूटी। भारत में त्योहार से ज्यादा चुनाव होते हैं। हर टीचर चुनाव में लगा है, वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, ठीक है, घर घर जा रहा है, फॉर्म भरवा रहा है, मतदाता सूची निकलवा रहा है, ठीक है, सूची में करेक्शन करवा रहा है, बीएलओ से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, ठीक है, वार्डों की संख्या बता रहा है, काउंटिंग कर रहा है वोटर्स की, ये सारे काम कर रहा है। यानी चुनाव में ड्यूटी लगी होती है। कभी वो निकाय के चुनाव होते हैं, कभी राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं, कभी केंद्र के चुनाव होते हैं, कभी मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, कभी बीच के खुद के चुनाव होते हैं, फिर समिति के चुनाव होते हैं, समुदायों के चुनाव होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं। उससे वो बचेगा तो स्वास्थ्य अभियान लगा दिया जाता है, पोलियो पिलाओ, जागरूकता अभियान फैलाओ, ठीक है। उससे वो बचता है तो जनगणना करो। अब जनगणना घरों की भी करो, लोगों की भी करो, पशुओं की भी करो, पेड़ों की भी करो। आगे और इससे भी बच गया तो पोर्टल अपडेट करेगा, दुनिया भर की वेबसाइट है गवर्नमेंट, उन्हें वो अपडेट करता रहेगा। उसके बाद से बचेगा सर्वेक्षण करो, घर घर जाओ, पता लगाओ कितने छात्र हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब कौन स्कूल ड्रॉप आउट कर रहा है, पेरेंट्स भेज रहे नहीं भेज रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि ये सारे कार्य करने के लिए कोई अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाए? क्यों शिक्षक को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, सरकार से पूछिए, या जो मीडिया वाले कोचिंग पर आरोप लगा रहे हैं, कोचिंग माफिया कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जो शिक्षक शिक्षा के लिए आया है, पढ़ाने के लिए आया है, उसे आपने इतने सारे काम दे दिए, और क्या वो ये जो सारे कार्य कर रहा है उसके लिए वो स्किल्ड है, उसके पास वो क्वालिटी है, इतना वो जागरूक है कि ये सारी चीजें वो कर लेगा? कोई विशेष कार्य करने के लिए विशेष स्किल होती है, एक दो स्किल सीखी जा सकती है। टीचर ना हुआ रोबोट हो गया, उसे हर तरह की स्किल सीखनी है। कहीं वो चुनाव में ड्यूटी कर रहा है तो पोर्टल भी अपडेट कर रहा है, कहीं वो दवाओं की लिस्ट बना रहा है, बीमारियों की लिस्ट बना रहा है, लोगों की लिस्ट बना रहा है, तो कहीं सर्वेक्षण कर रहा है, फिर वो आकर के पढ़ा रहा है, रिजल्ट बना रहा है, अटेंडेंस लिस्ट बना रहा है, फीस की लिस्ट बना रहा है, सारे कार्य कर रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं शिक्षक, ठीक है, आगे बढ़िएगा। शिक्षा बनाम चयन। क्यों व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है या क्यों पढ़ाई करता है? क्या केवल दिखाने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं, केवल डिग्री के लिए? नहीं, वो लास्ट में नौकरी चाहता है। अब देखिएगा कितना बड़ा अंतर है। व्यक्ति जब स्कूल में होता है, स्कूल के साथ साथ हम यहाँ पर कॉलेज भी लिख देते हैं, जब व्यक्ति स्कूल और कॉलेज में होता है तो कैसी पढ़ाई होती है, और जब वो वहां से निकलता है, यानी अब उसे नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, यानी अगर उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, या उसे एसएससी का एग्जाम निकालना है, एमपीपीएससी का एग्जाम निकालना है, यूपीएससी निकालना है, तो क्या अंतर आता है स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई के बाद तैयारी के दौरान? देखिएगा, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो उद्देश्य क्या होता है? बस उस बोर्ड को या उस क्लास को पास करना है, हो सकता है ऐसा भी कर दे अच्छे नंबरों से पास करना है, ये हमारा उद्देश्य होता है जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं या स्कूल से निकलते हैं या किसी नौकरी के बारे में सोचते हैं, इसका उद्देश्य बदल जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या उद्देश्य होता है? लाखों में से कुछ चुनिंदा लोगों को चयन करना, चुनना। यहां होता है अगर एक कक्षा में 100 छात्र हैं तो उद्देश्य होता है स्कूल प्रणाली का या कॉलेज व्यवस्था का कि 100 के 100 छात्र पास हो जाएं, और उस कॉलेज का या उस स्कूल का या उस टीचर का या उस क्लास टीचर का रिजल्ट, परफॉर्मेंस ग्राफ बढ़िया बढ़ता दिखाई दे, यानी सब के सब पास हो जाए। अब सबको पास कराना होगा तो कैसी व्यवस्था होगी आपको पता है?
लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो छात्र इस लाइन को पार करता है, यानी स्कूल कॉलेज से निकला, अब उसे नौकरी चाहिए, चाहे स्कूल के बाद नौकरी चाहिए, चाहे कॉलेज के बाद नौकरी चाहिए, तो जैसे वो इस फील्ड में आता है तो वहां उसको पता चलता है कि अब सबको पास कराने वाला एग्जाम नहीं है ये, अब लाखों लोगों में से कुछ को चुना जाना है, क्योंकि सीटें तो 1000 हैं, सीटें तो 10,000 हैं, सीटें तो 50,000 हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो अब सबको पास कराने वाली व्यवस्था थी और अब कुछ को पास कराने वाली है। तो इतना बड़ा जब डिफरेंस आता है तो व्यवस्था चरमराती है और व्यक्ति चयनित नहीं होता है, चयनित नहीं होता है तो बेरोजगारी दिखाई देती है। इसी के बीच में एक व्यवस्था खड़ी होती है जो इनका हाथ पकड़ती है, इनके बीच सामंजस्य बना करके रखती है, और वो व्यवस्था को हम नाम देते हैं कोचिंग व्यवस्था। ये व्यवस्था न रहे तो इसमें हमेशा जमीन और आसमान का फर्क रहेगा। कोचिंग ने उस खाई को पाटा है, कोचिंग ने उस खाई को भरा है। अगला, अब प्रश्नों की प्रकृति देखिएगा, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। जो स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, मात्र परिभाषाएं होती हैं और सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, यानी डेफिनेशंस रटो, फॉर्मूलाज को रटो और उसको रट करके अपने एग्जाम में लिखो, पास हो जाओ। जैसे व्यक्ति लाइन को क्रॉस करता है, यानी ऐसी फील्ड में आता है जहां अब उसे नौकरी चाहिए, तो वहां उसे दिखाई देता है आपको गहन विश्लेषण करना है, आपके पास डेप्थ एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। कहां से आएगी, यहां तो खोखले थे तो रट रहे थे, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको पता हो उसका अनुप्रयोग भी पता हो, तब सिलेक्शन होता है। अब एग्जाम ऐसे लिए जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए, पढ़ाया ऐसा जा रहा है, तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, फिर कोचिंग पूरा करेगी। अगला फिर आइएगा, थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चन वगैरह होते हैं, या मान लो जो एग्जाम होता है, एग्जाम में स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आपको भरपूर टाइम दिया जाता है, 2 घंटे 3 घंटे का पेपर होता है, एक क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट दिया जाता है, 3 मिनट दिया जाता है, 10 मिनट भी मिल जाया करता है। स्कूल कॉलेजेस में रटी रटाई पढ़ाई होती है, उसी बुक से क्वेश्चन आना होता है, कुछ घुमाव फिराव नहीं होता है, समय भरपूर होता है। 5 मिनट में जो बच्चा क्वेश्चन सीखता है कि 5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, वही बच्चा जैसे ही ऐसी फील्ड में आता है, कंपटीशन की फील्ड में आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की फील्ड में आता है, उसे समझ में आता है कि बाबा 20 से 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, और इससे भी कम समय में 5 सेकंड में, 10 सेकंड में एक क्वेश्चन उसको करना होता है। अब जो बच्चा 5 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा था, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में एक क्वेश्चन वो कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, आराम से चाय नाश्ता करते हुए, एग्जाम में आराम से आनंद लेते हुए। वहीं जब वो ऐसी व्यवस्था में आता है कि अब उसे नौकरी चाहिए, तो एक क्वेश्चन को उसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20-30 सेकंड में करना होता है। जो मिनट में बातें चल रही थी वो सेकंड में आ गई। अचानक से इतनी बदली हुई व्यवस्था से वो घबरा जाता है, उस घबराहट का इलाज कोचिंग करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। आज YouTube पर आप कोई भी तैयारी करना चाहें, कांस्टेबल का हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, एयरफोर्स का हो, CUT का हो, सीटेट का हो, UPSC का हो, MPPSC का हो, 100% सिलेबस पड़े हुए हैं YouTube पर, और यही YouTube वाले स्टार टीचर अपना कौड़ी का नॉलेज उस पर डाले हुए हैं, और उसी कौड़ी के नॉलेज से पढ़ पढ़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवेयर भी हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, और एग्जाम भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जिस कोचिंग व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही है, उस कोचिंग व्यवस्था ने इतनी बड़ी खाई को भरा है। आगे बढ़िएगा, हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं, वीडियो पर जरूर टिके रहना, पूरी वीडियो देखना आज, ठीक है। जो व्यवस्था उठ रही है कोचिंग के खिलाफ, उस व्यवस्था को जवाब है, उसमें आप सभी का साथ चाहिए, ठीक है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं पर सीधे आते हैं, ठीक है, जहां पर क्या स्पीड ही भगवान है। स्पीड के साथ साथ याद रखिएगा एक्यूरेसी, स्पीड के साथ साथ सटीकता भी होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा स्कूल क्या सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप
उत्तर लिखकर पूर्ण अंक लाना। आप 10th का एग्जाम दीजिए, 11th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम दीजिए, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा आपको क्या करना होता है, स्टेप लिखना होता है। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर एक स्टेप गायब हो गया या थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखाई, उसे शॉर्ट करने की कोशिश की, तो टीचर डांट देगा। वो कहेगा जैसा बुक में है वैसा करो, जैसा मैंने पढ़ाया है उसे करो। यानी पूरा का पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, 1 पेज 2 पेज 3 पेज में पूरा सॉल्व करना होगा। लेकिन जैसे ही आप इस एग्जाम में आते हैं या इस जैसे और एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब में, तो वो बोलता है भैया 20 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से सटीक उत्तर दो। 3 शब्द हैं। पहला, टाइमिंग कम कर दी गई। यहां पर टाइमिंग थी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइमिंग थी। यहां पर सेकंड में आ गई वो टाइमिंग। फिर बोला गया स्टेप बाय स्टेप करो, यहां पर बोला गया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करो। ठीक है, यहां पर बोला गया पूरा उत्तर लिखना, यहां बोला केवल सटीक उत्तर लिखना। यहां पूरे से मतलब है, यहां सटीकता से मतलब है, यहां समय ज्यादा है, यहां समय कम है। और ये अगर आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर व्यवस्था की अपनी खूबी होती है। अगर इस व्यवस्था को आप मान रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था नौकरी तो नहीं दिलाएगी। आप स्कूल पास करते हैं, 10th के बाद आपको नौकरी चाहिए, तो 10th की डिग्री दिखा करके नौकरी नहीं मिलती। आपको 12th के बाद नौकरी चाहिए, तो 12th की डिग्री दिखा करके नौकरी नहीं मिलेगी। आपको बीए, बीएससी, बीकॉम या और भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं, उसे करने के बाद सीधे नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद भी एक कंपटीशन का एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, अलग अलग फील्ड की हो सकती है, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। और वही प्रतियोगी परीक्षा इस तरह का डिमांड करती है, कम समय में सटीक और शॉर्ट उत्तर। और आप पढ़ करके आए थे पूरा पेज बाय पेज। इसी गैप को भरने का काम कौन कर रहा है, कोचिंग कर रही है। ये इस व्यवस्था से बच्चे को उठा करके और बच्चे का पुनर्जन्म कराती है, और ऐसी व्यवस्था के लायक बनाती है कि जो बच्चा 5 मिनट में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वही बच्चा 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है, 5 मिनट में 25 क्वेश्चन लगा डालता है, और एसएससी में सिलेक्ट होता है। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार सिलेक्ट होता है, और नाम कहलाता है उसका अभिनय सर, राकेश सर, गगन प्रताप सर। ऐसे टीचर्स तैयार होते हैं। और ये टीचर 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और अपनी यूनिफॉर्म को छोड़ देते हैं, अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं, आराम से एसी रूम में सरकारी कुर्सी पर बैठ करके अच्छे से कमा सकते थे। वो नौकरी छोड़ते हैं और इस फील्ड में आते हैं। हाँ, अभी करोड़ों की संपत्ति है इनकी, एक पूरा साम्राज्य बना हुआ है इनका, लेकिन जब आए होंगे ये, तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य था, इनके पास भी रिस्क था, जोखिम था कि शायद नहीं चल पाए ये काम, शायद हम इसमें फेल हो जाएं। आज मैं ही इस फील्ड में हूं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं या मैं गारंटी ले सकता हूं कि मैं भी इनके लेवल पर पहुंच पाऊंगा? लेकिन कर तो रहा हूं। ये भी इसी हालत में आए होंगे, अपनी बनी बनाई नौकरी छोड़ करके इस फील्ड में आए थे, तो ये भी जीरो से चालू किए होंगे। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल का संघर्ष है, तब जाकर के ये साम्राज्य उनका बना है। और आज उंगली उठाते हो कि करोड़ों में फीस ले रहे हैं या लाखों का साम्राज्य खड़ा किए हैं, हजारों में फीस ले रहे हैं, तो टीम बढ़ी है, संस्थाएं बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सर्विसेज बढ़ी है, एम्प्लॉय बढ़े हैं, छात्रों की संख्या बढ़ी है, तब जाकर के वो फीस ले रहे हैं, तो उन्हें आप कोचिंग माफिया कह देते हो। याद है पत्रकार महोदया, पहले दूरदर्शन चला करता था, एक अच्छी सी साड़ी कुर्ते या सूट में जो मेल या फीमेल एंकर्स थे वो रिकॉर्ड कर लिया करते, बहुत सस्ती चीजें लगा करती थी। अभी हाईटेक कैमराज हैं, 4K 8K 12K कैमराज हैं, साउंड प्रूफिंग है, साउंड क्वालिटी के लिए महंगे महंगे माइक है, लाख लाख रुपए के माइक है, 5-5 6-6 लाख के कैमरा है, एक एक स्क्रीन जो है 10-10 लाख की है। तो आखिर खर्च तो बढ़े। अब हम आपको मीडिया माफिया कह दे तो बुरा लगेगा, आप नहीं है, क्योंकि वक्त बदला है, चीजें महंगी हुई हैं। ऐसे ही टीचर्स के लिए भी सारी चीजें हैं। ये बताइए, 99 रुपए में जो टीचर आपको पूरा का पूरा कोर्स दे रहा है,
जैसे आप खान सर का कोर्स देखेंगे 99 रुपए में है, ऐसे अभिनय सर का मैथ्स का कोर्स फ्री में है 99 रुपए में, 100 रुपए में। ऐसे सारे टीचर्स हैं, उनके ऐप पर जाइए तो 50 रुपए, 49 रुपए, 99 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, 199 रुपए में कोर्सेस हैं। और उस कोर्स में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी की तैयारी कराई जा रही है। अब आप एक काम करिए, ये जो पूरी तैयारी कराई जा रही है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे 12-15 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप केवल एक सब्जेक्ट की बुक खरीदने चले जाएं तो वो 100 रुपए में नहीं मिलेगी। केवल कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर की पतली सी बुक, जहां कम क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से, पतली सी बुक से पढ़ते हैं, वो भी बुक 200-300 की आती है। पॉलिटी की बुक लेने चले जाएंगे 500 रुपए की आती है। हिस्ट्री में 3 कैटेगरी बनती है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास भी बनता है, आर्ट एंड कल्चर भी बनता है। केवल इतिहास की किताबें खरीदने चले जाएंगे तो 2000 रुपए में सारी किताबें आ जाएंगी। अभी कम है ये, यानी अगर पूरे एसएससी की तैयारी के लिए बुक्स खरीदने पर आ जाएंगे तो आपका 10,000 रुपए से ज्यादा लग जाएगा। बड़े एग्जाम है, खर्च बढ़ता जाएगा। ये टीचर्स क्या कर रहे हैं? 99 रुपए में एसएससी का कोर्स दे रहे हैं, 99 रुपए में बैंकिंग का कोर्स दे रहे हैं, लेखपाल का कोर्स दे रहे हैं, डिफेंस का कोर्स दे रहे हैं, एमपीपीएससी का कोर्स 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 3000 रुपए में दे रहे हैं। यूपीएससी का कोर्स 2000, 3000, 5000, 10,000 में दे रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? कुछ यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। कांस्टेबल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। कांस्टेबल के सिलेबस की बुक्स खरीदने चले जाइए तो 10,000 से ज्यादा की मिलेंगी, उसमें और भी ज्यादा टॉपिक्स ऐड होते हैं। उन सारी चीजों को मैं अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस पर पूरा सिलेबस फ्री में दे रहा हूं, पूरा 100%। अगर सिलेबस बदल भी जाएगा तो बदला हुआ सिलेबस। तो क्या ये गलत है? नहीं है। कोचिंग ही ये काम कर रही है। शिक्षा में जो क्रांति आई है इन्हीं कोचिंग्स के माध्यम से आई है। अगर ये हट जाए तो बेरोजगार युवा अपना फ्रस्ट्रेशन लेकर के, अपना आक्रोश लेकर के सड़कों पर आ जाएंगे। हम कोचिंग वाले ही इंडिया वाले हैं, हम कोचिंग वाले ही भारत को शांत खुशहाल बना करके रखे हुए हैं। एक छात्र जो ऐसी चरमराई व्यवस्था से घबरा करके, डर करके, हताश होकर के निकलता है, उसे हम उम्मीद देते हैं कि बेटा 99 रुपए में, 199 रुपए में हमारा कोर्स लो, पढ़ाई करो, और वाकई में मेहनत से पढ़ाई करते हो तो तुम भी नौकरी पा सकते हो। क्या गलत कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, बातें अभी बहुत हैं, जाइएगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े एग्जाम को देखते हैं। यूपीएससी या एमपीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं तो जिस व्यवस्था ने आपको जन्म दिया, जिस व्यवस्था से आप हो करके आए हैं, उस व्यवस्था में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? ये घटना क्या है? नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन आयोग यानी यूपीएससी एमपीपीएससी क्या पूछता है? इस घटना का समाज पर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्कूल में पूछ दिया जाता है, बेटा जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो, बेटा जीएनपी क्या है, फुल फॉर्म बता दो। या पूछ लिया जाएगा, बेटा लोकतंत्र क्या होता है। या पूछ लिया जाएगा, न्यूटन का ये लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है। ये सब सारी चीजें दुनिया भर की होती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेता है। अब हम स्कूल में पढ़ेंगे गांधी जी का जन्म, गांधी जी की पढ़ाई, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। यूपीएससी पूछ लेता है, गांधी जी इस समय होते तो क्या होते, क्या करते। गांधी जी उस समय नहीं होते तो कैसा होता, गांधी का भारत कैसा था, अभी क्या गांधी का भारत है, अभी के समय गांधी का भारत होता तो कैसा होता। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी बुक में मिलेगा? तो ये आता है कैसे? जब आप एनालिटिकल हो पाते हैं। और एनालिटिकल कब हो पाएंगे? जब ऐसी व्यवस्था से निकल करके कोचिंग में जाएंगे।
कोचिंग आपको सिखाती है 360 डिग्री पूरा सोचने का, हर डायमेंशन पर सोचने का। ठीक है, कोचिंग बहुत काम कर रही है। बुराइयां हैं, आएंगे, एक तरफा नहीं बहेंगे, क्योंकि मैं भी इन सब फील्ड का महारथी रहा हूं। एक तरफा बात नहीं करूंगा, निष्कर्ष पर भी आऊंगा। नकारात्मक मूल्यांकन भी होगा, सकारात्मक मूल्यांकन भी होगा। स्कूल की किताबें जानकारी देती हैं, लेकिन कोचिंग उस जानकारी का विश्लेषण करना सिखाती है, उत्तर लेखन शैली सिखाती है। ठीक है, आगे। स्कूलों में कितने करंट अफेयर हम पढ़ते हैं और कैसा करंट अफेयर पढ़ते हैं? मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी अनुभव वो शेयर कर रहा हूं। आज भी जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता है। मैं रिसर्च करता रहता हूं, घूमता रहता हूं, सर्वे करता रहता हूं, उन्हें सीएम और पीएम में अंतर नहीं पता है। कॉलेज के बच्चे हैं, उन्हें लोकतंत्र क्या है नहीं पता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, यानी अपने स्नातक के दूसरे वर्ष में है, लेकिन उन्हें अपना सब्जेक्ट नहीं पता है। इंग्लिश के कुछ शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी के शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ नाम ले लिए जाए तो वो नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमारी यूपीएससी क्या है, वो एमपीपीएससी के बारे में नहीं जानते। उन्हें ये नहीं पता होता है कि एमपीपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, क्यों ऐसी व्यवस्था बच्चों को दी गई, कहां से ऐसे बच्चे आए, ऐसी चरमराई व्यवस्था से। लेकिन संभालने का काम किसने किया? इन कोचिंग वालों ने किया। परीक्षा की मांग के हिसाब से वो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि बेटा किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस तरह से एडिटोरियल को पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ काम की है, ठीक है, कौन सी न्यूज़ आपको नहीं पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ को किस हद तक पढ़ना है, ये सारा सिखाया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में सीधे यही पूछा जाता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चपरासी से लेकर के यूपीएससी तक का इंटरव्यू तो होता है किसी भी नौकरी के बाद, प्राइवेट हो, सरकारी हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, इंटरव्यू तो देना है। क्या स्कूल की व्यवस्था या कॉलेज की व्यवस्था ऐसी है जो आपको इंटरव्यू के लायक तैयार करा दे, आपकी इंग्लिश सही करा दे, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही करा दे, आपका ड्रेसिंग सही करा दे? छोटी छोटी बातों पर काम करती है कोचिंग। आपका जो उच्चारण है वो सही करवाती है, आपकी ड्रेसिंग सही कराती है, आपकी मानसिकता सही कराती है। जिस कोचिंग पर आज लालछन लगाए जाते हैं, जिस कोचिंग को आज चलाने वालों को कोचिंग माफिया कहा जा रहा है। आगे बढ़िएगा। डिग्री और रोजगार के बीच की खाई। डिग्री मिल गई, ठीक है, स्कूल कॉलेज में बच्चा पढ़ा, बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री ले लिया, फिर बेरोजगारी इसके सामने है, क्योंकि ये सब करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद उसे रोजगार नहीं मिल जाएगा। इस बेरोजगारी के दीवार को तोड़ना पड़ेगा, और जब तोड़ना पड़ेगा तो तुम्हें तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए, और वो हथौड़ा क्या है? कोचिंग ही है। कोचिंग ही इस बेरोजगारी के दीवार को तोड़ने में मदद करती है। तब जाकर के कोई छात्र स्किल सीखता है, कॉम्पिटेटिव कोचिंग में जाता है, स्पोकन इंग्लिश सीखता है, इंटरव्यू स्किल सीखता है, और तब जाकर के वो रोजगार प्राप्त करता है। अन्यथा ये जो व्यवस्था थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि व्यवस्था गलत है, इसकी अपनी अच्छाई भी है, लेकिन जो रोजगार तक का रास्ता है वो ये तय नहीं करा रही है। ये क्वालिफिकेशन तय कर रही कि 10वीं पास वाले आ सकते हैं, 12वीं पास वाले आ सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले आ सकते हैं, लेकिन उस आधार पर, यानी वो जो उनकी पढ़ाई थी उस आधार पर ये रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार पाने के लिए रोजगार के आधार की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो जो रोजगार के आधार वाली पढ़ाई होती है उसका आधार रखते हैं यही कोचिंग वाले, यही खान सर, यही विकास सर, यही मधुकर सर, यही गगन सर, यही अभिनय सर, यही राकेश सर, ये सारे जो टीचर्स, यही नीतू मैम,
ठीक है, ऐसे बहुत सारी फील्ड आप देखिए ना, कैसे महिलाएं आ गया इस फील्ड में, आपको ये देख करके खुशी नहीं होती? आज महिलाएं इस फील्ड में हैं और लाखों मेल छात्र उनके सामने बैठ करके, नीचे बैठ करके उनके सामने पढ़ते हैं। एक महिला लाखों की भीड़ में पढ़ा रही होती है। ये फील्ड आपको डिग्निटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। लालसन उठाने से पहले इसका सकारात्मक पहलू देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं अब और ग्राउंड रियलिटी पर। अभी तक भी ऊपरी बातें थी, थोड़ा सा असली संघर्ष देखे कहां पर होता है। ग्रामीण भारत की हकीकत याद रखिएगा। भारत दो तरह का भारत है, एक जो शहरी है, जो उभरता भारत है, एक ग्रामीण भारत है। देखे होंगे अभी पानी के लिए आंदोलन हो रहा है, बच्चे कुओं में उतर रहे हैं पानी के लिए, गंदे पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग आ चुके हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। पहले स्कूल से पानी टपकता था, अब छतें टपकती हैं, स्कूल बह जा रहे हैं, किताबें महंगी हो जा रही हैं, मिड डे मील का जो खाना है वो खराब मिल रहा है, नमक चावल बच्चे खा रहे हैं। वहां पर असली संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन हम कोचिंग वालों ने वहां पर भी बच्चों का हाथ पकड़े रखा। ये बच्चे 99 रुपए देने की हालत में भी नहीं थे या नहीं है, तो उन्हें YouTube वाले स्टार टीचर पढ़ाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये YouTube के माध्यम से गांवों तक पहुंचते हैं, झोपड़ियों तक पहुंचते हैं, गरीब की दहलीज तक पहुंचते हैं। और वो गरीब जिसके पास न स्कूल जाने तक की क्षमता है, न स्कूल है, न शिक्षक है, वहां तक ये पहुंच करके गणित सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, रीजनिंग सिखाते हैं, एसएससी की तैयारी करवाते हैं। और कोई बच्चा सिलेक्ट होता है और आता है कोचिंग में मिलने। कोशिश करिए इस व्यवस्था को और बढ़ाने की और आगे लाने की। और ये व्यवस्था ऐसा नहीं कि कमा रही हैं तो खुद दबा ले रही हैं। ये व्यवस्थाएं सरकार को टैक्स देती हैं, ये व्यवस्थाएं उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल करती हैं। खान सर कमा करके टैक्स भी दे रहे हैं, उसी कमाई के पैसे से हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, उसी कमाई के पैसे से खान सर फाउंडेशन भी चला रहे हैं, और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। या नहीं भी चलाई गई तो हमला तो हुआ, उनकी कोचिंग में तोड़फोड़ तो हुई। उसी विवेक सर की कोचिंग सील कर दी गई, उसी रवि सर की कोचिंग सील कर दी गई, उन्हीं अभिनय सर को गालियां दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, समाज बनाने का, समाज का निर्माण करते हैं शिक्षक। शिक्षक अगर खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, तो अच्छे समाज का निर्माण करेगा। आगे करियर मार्गदर्शन का सन्नाटा। सरकारी और निजी स्कूलों में करियर काउंसलिंग लगभग शून्य है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जब मैं स्कूल से निकला तो पता नहीं था क्या होता है तैयारी, कैसे तैयारी की जाती है। ना एमपीपीएससी के बारे में पता, ना यूपीएससी के बारे में पता। आज भी वो व्यवस्था है। शहरों में तो फिर भी कुछ हालात ठीक हो रहे हैं, गांवों में आज भी बच्चों को नहीं पता है, 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों, कि वो जो फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, वो मैथ्स की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह की नौकरी उन्हें प्राप्त करनी है और कैसे प्राप्त करनी है, कहाँ से उसकी जानकारी मिलेगी, कुछ भी नहीं पता है। ठीक, छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार 12वीं के बाद सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। ये कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी उन्हें पता नहीं होता, भेड़ चाल चलते हैं। 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं में जो दोस्त चला गया, लोगों ने जो कह दिया, समाज वालों ने जो कह दिया, माँ बाप ने जो कह दिया, भाई बहन ने जो कह दिया, उधर ज्वाइन कर लिए। उसके बाद से जो कॉलेज पास में था, सस्ता था, उसे ज्वाइन कर लिए। उसके बाद से देखे कहाँ क्या चल रहा है, कभी पीएससी का फॉर्म आया उसे भर दिया, कभी एसएससी का फॉर्म आया उसे भर दिया, कभी प्राइवेट नौकरियां निकली उसके लिए लाइन में लग गए, कभी कोई काम धाम मिल गया, काम धाम करने लगे। कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी थी। ठीक है, फिर क्या होता है परिणाम?
छात्र भेड़ चाल में फंसते हैं और अंततः कोचिंग संस्थानों से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जब उसे कहीं पर सही रास्ता नहीं दिखाई देता तब वो यूट्यूब पर आता है। यूट्यूब में कुछ जानकारियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब का जंजाल होता है, तो वो किसी एक को चुन करके कोचिंग में ज्वाइन करता है, चाहे ऑफलाइन या किसी ऐप के माध्यम से जुड़ता है, और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता है और नौकरी प्राप्त करता है। आगे एक जरूरत जो इंडस्ट्री बन गई। मैंने बताया स्कूल थे, कॉलेज थे, यानी एक चरमराई व्यवस्था थी। उसने क्या तैयार किया? भेड़ तैयार कर दिए या भेड़ चाल तैयार कर दी, जहां पर नौकरियां नहीं मिल रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था उत्पन्न होती है जिसे कहा गया कोचिंग व्यवस्था। जहां पर इस व्यवस्था में स्किल नहीं थी, यहां पर एक गैप था और यहां पर नौकरी रखी हुई थी, यहां तक ले जाने का काम इस व्यवस्था ने किया, यानी कोचिंग व्यवस्था। अगर कोचिंग ना हो तो नौकरियों का जो दायरा है, नौकरियों की जो दूरी है लोगों से, बेरोजगारों से, वो दूर होती जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक समय आपको याद भी होगा, कोरोना का समय, कहाँ गए थे ये स्कूल कॉलेज? ये सारे यूट्यूब पर आ गए थे, ये सारे ऐप पर आ गए थे। क्यों? उस समय तो नहीं बोला गया। जब 2 साल तक ये स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो किसने संभाला था? यही यूट्यूब वाले स्टार टीचर, कौड़ी का ज्ञान रखने वाले, इन्हीं लोगों ने पूरी व्यवस्था को अपने कंधे पर संभाला, किसी का रिजल्ट नहीं रुकने दिया। ठीक है, तो इन्हें बजाय धन्यवाद कहने के, इन्हें गालियां दी जा रही, इन पर हमले कराए जा रहे हैं, इन्हें बुरा कहा जा रहा है, इनके ज्ञान को कौड़ी का ज्ञान कहा जा रहा है, हालांकि मुहावरा भी गलत बोला जा रहा है। ठीक है, आगे अब बहस क्या है? मेन बहस, सारी अच्छाई तो देख लिए, मेन बहस क्या है कि ये जो कोचिंग है वो व्यापार है या सहारा है, देखने का नजरिया है। ठीक है, क्योंकि व्यवसायीकरण, भारी फीस का आरोप लगता है, छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव का आरोप लगता है, चमकदार विज्ञापनों का भ्रम है। सही बातें हैं, कुछ कोचिंग्स ऐसा करती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही, इसके समेटे में, इसके लपेटे में सारी कोचिंग्स को नहीं लिया जाना चाहिए। हर जगह ब्लैक बग या ब्लैक शिप होते हैं, हर व्यवस्था में कोई काला धब्बा होता है, तो उस काले धब्बे को साफ किया जाना चाहिए, न कि उस पूरी व्यवस्था को ही काला कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का पिलर इसे माना गया है। क्यों? क्योंकि परीक्षा केंद्रित सटीक रणनीति मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता है, व्यक्तिगत ध्यान और डाउट क्लियरिंग से सत्र यहाँ पर होते हैं, लाखों ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी दौड़ में शामिल कराना इनका मकसद होता है। सारी कोचिंग्स इस पर काम कर रही, कुछ है मुट्ठी भर जो ऐसा काम कर रही, उन्हें हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे न समस्या न समाधान बल्कि परिणाम। ठीक है, जैसे जैसे व्यवस्था में कमी आएगी, याद रखिएगा, जैसे जैसे व्यवस्था में कमी आएगी कोचिंग की मांग बढ़ती जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, व्यवस्थाएं अच्छी होती गई, स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाई अगर अच्छी होती गई तो कोचिंग का खुद ही डिमांड कम होता जाएगा। आप स्कूलों में एम्प्लॉयमेंट स्किल चलाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल चलाइए, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर के बारे में बताइए, उन्हें कहां पर जाना है, ठीक है, कैसे उन्हें नौकरी मिलेगी, ये सारी चीजें बताइए, कॉलेज में ऐसी चीजें कराइए, कोचिंग तरफ कोई नहीं आएगा। व्यवस्थाएं आप नहीं दे पाएंगे तो कोचिंग उभरेगी ही, याद रखिएगा। ठीक है, कोचिंग शिक्षा व्यवस्था की दुश्मन नहीं है, यह उस खाली जगह को भरने की कोशिश है जिसे हमारा सिस्टम अभी नहीं भर पाया। बार बार यही बात कह रहा हूं। इधर स्कूल कॉलेज जो नॉन स्किल्ड पढ़ाई कराते हैं, इधर है नौकरियां जो स्किल्ड मांग रही हैं।
आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। तो ये सारी तैयारी कौन कराएगा? बीच में कोचिंग ही कराएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरत नहीं है कोचिंग, जरूरी है, मजबूरी है, बाध्यता है, करना ही पड़ेगा। जब तक, कब तक करना पड़ेगा? ये बाध्यता कब तक बनी रहेगी? हम इसे उल्टा चला सकते हैं। कैसे? जब व्यवस्था खराब हुई, कोचिंग बढ़ी। बढ़ी तो पहले ही ऑप्शन के रूप में बढ़ी, फिर दोबारा बढ़ी तो ये क्या बन गई? प्राथमिकता बन गई। फिर ये और बढ़ी, फिर क्या बन गई? बाध्यता बन गई। आज मजबूरी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना पड़ता है, मजबूरी बन गई है। अगर इस व्यवस्था को उल्टा कर दिया जाए, यानी इस पूरे फॉर्मूले को, यानी व्यवस्था को बढ़िया कर दिया जाए, तो क्या होगा? कोचिंग जो बाध्यता बनी है, मजबूरी बनी है, वो प्राथमिकता बन जाएगी। प्राथमिकता के बाद कुछ दिनों बाद ये विकल्प रह जाएगी, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो व्यवस्थाओं को सही करिए। जब तक व्यवस्थाएं सही नहीं हो जाती, आप व्यवस्था को गाली दीजिए, कोचिंग या कोचिंग वालों को नहीं दीजिए। ठीक, आगे। सुधार की असली जरूरत कहां पर है? शिक्षक कक्ष में। शिक्षकों को क्लर्क बनने से रोकना होगा, गैर शैक्षणिक कार्य बंद करवाने होंगे। ठीक है, कक्षा को आधुनिक रोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा पाठ्यक्रम चलाना होगा। ठीक है, साथ में काउंसलिंग करना पड़ेगा, स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट और नियमित एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें करवाइए, यहाँ सुधार की जरूरत है। मैंने केवल समस्या नहीं बताई, मैंने पहले समस्या बताई, कोचिंग की जरूरत बताई, कोचिंग की अच्छाई बताई, कोचिंग की कमियां बताई। अब पूरी दोनों व्यवस्थाओं को एक साथ करके मैं बता रहा हूं कि कहां पर सुधार करना होगा। तो सुधार इन जगहों पर करना होगा। शिक्षकों में सुधार करिए, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से, क्लर्कियल वर्क से दूर करिए। उन्हें कहिए कि आप केवल पढ़ाइए, उन्हें बीच बीच में स्किल्ड प्रोग्राम दीजिए। साथ में कक्षा को आधुनिक बनाइए, प्रोजेक्टर हो गए, डिजिटल क्लासेस हो गए, डिजिटल बोर्ड हो गए, एआई टेक्निक हो गई, अच्छे इक्विपमेंट हो गए, उनके द्वारा पढ़ाइए, प्रैक्टिकल करवाइए। ठीक है, अप्लाइड साइंस पढ़ाइए, न कि थियोरेटिकल साइंस पढ़ाइए। आगे चल करके काउंसलिंग भी कराइए उनकी, कि आगे चल करके आपको क्या करना है, इस फील्ड में कौन से और फील्ड खुलते हैं, कैसी नौकरियां मिलती हैं, ये सारी चीजें बताइए। ठीक है, तब जाकर के आगे कुछ हो पाएगा। व्यवस्था सुधरेगी तो विकल्प अपने आप संतुलित होंगे। जो मैंने कहा, असली सवाल कोचिंग क्यों बढ़ रही है नहीं है, असली सवाल क्या है? छात्रों को बाहर मदद खोजने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? बताइए, दीजिए, आप लोग खुद ही इसका जवाब दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। क्यों छात्रों को दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ रहा है यूट्यूब पर, या कोचिंग वाले ऐप पर क्यों जाना पड़ रहा है? कारण है, क्यों? व्यवस्था में सुधार नहीं है। व्यवस्था सुधर जाएगी, ये सब कुछ सुधर जाएगा। हम यूट्यूब वाले स्टार टीचर फिर घर में कहीं धूमिल हो जाएंगे, फिर हम कहीं ग्रहण लगा लेंगे अपने जीवन पर, या कुछ और देख लेंगे। आप व्यवस्थाएं सही करिए, दिल से चाहते हैं हम, क्योंकि व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी तो हम भी कुछ सीखेंगे, हम भी कुछ करेंगे। ठीक है, आगे एट द एंड कुछ बातें सुनिएगा। दीवारें नहीं थी मंजिल तक जाने की तो लोगों ने रास्ते बना लिए, जहां शिक्षा अधूरी रह गई वहां कोचिंग ने सहारे बना लिए। ठीक है, कोचिंग क्यों आ गई? क्योंकि शिक्षा अधूरी थी। अधूरी क्यों थी? क्योंकि नौकरी चाहिए थी, और नौकरी वाली शिक्षा अलग थी। लास्ट में, जहां व्यवस्था कम पड़ती है वहां विकल्प जन्म लेते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, याद रखिएगा। जहां पर भी जैसी व्यवस्था जो बिगड़ेगी, उसके पैरेलल, साथ में, बराबरी में क्या होगी? एक नई व्यवस्था जन्म लेगी, और उसी व्यवस्था का नाम शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग व्यवस्था है। शिक्षा सुधारो, अवसर बढ़ाओ,
हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाओ, कोचिंग कल्चर खुद ही खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, बच्चों को ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है, पेरेंट्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बच्चों को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उनका जो अच्छा जीवन है, बचपना है, जवानी है, वो सब पढ़ाई में खराब हो रही है, क्योंकि हर जगह पढ़ना है। स्कूल वाले अपना दबाव डालते हैं पढ़ाने के लिए, कोचिंग वाले अपना। ठीक है, लास्ट में कुछ भी ना समझ में आए तो फिर आ जाइए VS क्लासेस बाय मास्टर सरताज। शिक्षा नहीं भविष्य गढ़ते हैं, कुछ बहकावा नहीं, जो पढ़ना चाहे आकर के पढ़े। हम मेहनत कराते हैं, बहुत सारे मेहनत के डर से भाग जाते हैं। ठीक है, फिर एट दी एंड यहीं आना है, क्योंकि अगर आपको यूं ही पशु जीवन गुजारना है कि जो मिल जाए खाना है, जैसे मिल जाए रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जीवन को चमकाना है, आगे बढ़ना है, तो इस कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा टिक करके। ये नहीं 1 साल पढ़ करके छोड़ दिए, 6 महीने पढ़ करके छोड़ दिए, ऐसे में नौकरियां नहीं मिलती। संघर्ष समय मांगता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने वीडियो पूरी देखी होगी। वीडियो पूरी देखी होगी तो दिल से थैंक्स। अगर इस वीडियो में किसी तरह के तथ्य में या किसी तरह की बात में या किसी तरह से कोई चीजें समझाने में मुझसे जाने अनजाने में कहने सुनने बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भी बड़ा दिल करिएगा, मुझे माफ करिएगा और कोचिंग से जुड़ने की कोशिश करिएगा, हमारे YouTube चैनल से जुड़ने की कोशिश करिएगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।